अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस लेसन आई हैव कम अप विद 10 फ्रेजेस दैट स्टार्ट विद ऑन। प्रपोजिशन ऑन, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस हैं इंग्लिश के अंदर जो प्रपोजिशन ऑन से स्टार्ट होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं बिकॉज नेटिव स्पीकर्स इनको बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं वो इनको बहुत इन फ्रेजेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन फ्रेजेस को जानना, समझना और इनको अपनी इंग्लिश में शामिल करना ताकि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने ये बहुत सुना होगा ऑन द पर्पस, ठीक है। ऑन द पर्पस का क्या मतलब है? जानबूझकर, ठीक है। आपने किसी को कहना होगा तुमने ये जानबूझकर किया है, तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में यू डिड इट ऑन पर्पस, ठीक है, कि तुमने इसको जानबूझकर किया है, ठीक है। इसी तरह की बेशुमार और भी फ्रेजेस हैं जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग यूज करते हैं। उनको समझने के लिए कि वो क्या बोल रहे हैं, इन फ्रेजेस को जानना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस लेसन को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इन फ्रेजेस की पीडीएफ जो है वो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बहुत कॉमन फ्रेज है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अच्छा, ये जो फ्रेजेस हैं जितनी भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये ना सिर्फ हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, बल्कि जो लोग भी मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ में है, इस वक्त कहीं पर काम कर रहे हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या मतलब वो मतलब एस्पायर कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं जाहिर बात है कहीं पे काम करने के लिए, तो ये वर्क प्लेस पे भी ये जो फ्रेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसलिए इन फ्रेजेस का जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द कंट्रारी जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो स्टेटमेंट्स हैं जब उनको हम बयान करने लगते हैं, ठीक है। उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना इसके बरअक्स, ये उसके लिए इंग्लिश में फ्रेज है ऑन द कंट्रारी, ठीक है। जैसे कि अब आपको एग्जांपल में समझ में आएगा, ही क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट, उसने क्लेम तो ये किया है कि वो माहिर है इस चीज में, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके बरअक्स, हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वाज क्वाइट लिमिटेड, लेकिन इसके बरअक्स उसका जो नॉलेज है वो मुझे बहुत ही कम लगा है। इसको जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि यू सेड शी वाज एंग्री विद मी, तुमने ये कहा कि वो मेरे से नाराज है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके बरअक्स, शी वॉज हैप्पी व्हेन वी मेट, वो बड़ी खुश थी जब हम मिले, ठीक है। तो मतलब कि आप जब आपने दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स बतानी होती है ना, किसी भी जगह पर बोलनी होती हैं, तो वहां पर ऑन द कॉन्ट्रेरी जो है वो इस्तेमाल होता है। अब ये डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपके वर्क प्लेस पे, वहां पर भी ये फ्रेज जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑन द अदर हैंड। अब ऑन द अदर हैंड हम तब यूज करते हैं जब हमने, होता ये भी जो है ना वो कंट्रास्ट के लिए ही होता है, लेकिन इस तरह का कंट्रास्ट है जब हम कोई ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव कहीं पर दे रहे होते हैं, ठीक है। वहां पर हम ऑन द अदर हैंड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऑन द कंट्रेरी हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना होता है ना लेकिन इसके बरक्स, आप उसमें जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट होती है वो बोल रहे होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम तब बोल रहे होते हैं जब हम पहली स्टेटमेंट से का एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो है ना वो दे रहे होते हैं, एक व्यू पॉइंट दे रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना और दूसरी तरफ। ये जो हम इस तरह से बोलते हैं ना उर्दू में बोलते वक्त जुमलों में, वहां पर ऑन द अदर हैंड जो है ना फ्रेज वो यूज की जाती है इंग्लिश में। जैसे कि इसका सेंटेंस है, ही इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड, वो मतलब कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, ही इज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा है, ठीक है। जब आपने किसी को हायर करना होता है ना किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी मतलब पोजीशन पे किसी इंसान को हायर करना होता है, तो आप ढूंढ रहे होते हैं कि आपको बेस्ट टैलेंट मिले, ठीक है। अब आपको कोई बेस्ट टैलेंट तो मिल गया है कि इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड, कि वो बहुत टैलेंटेड इंसान है, वो हमारी इस पोजीशन के लिए बहुत सूटेबल है, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, ही इज वेरी एक्सपेंसिव, कि वो बहुत महंगा है, वो बहुत पैसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के सिचुएशंस में जब आप एक दूसरा व्यू पॉइंट बता रहे होते हैं ना, तो वहां पर जो है वो ये वाली फ्रेज इस्तेमाल की जा रही होती है। अच्छा जी, ऑन अ साइड नोट, ये भी आपने बहुत सुना होगा। ऑन अ साइड नोट जो है ये तब बोला जाता है जब आपने किसी को, जैसे जो कन्वर्सेशन चल रही है ना, जो भी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, उससे हटकर आपने कोई ऐसा, मतलब कि जो उससे रिलेटेड नहीं है आपकी कन्वर्सेशन से, उससे हटकर जो आपने कोई बात बोलनी हो ना, तो ऑन द साइड नोट तब बोला जाता है। ऑन अ साइड नोट,
फिर आप नेक्स्ट जो बात आपने कहनी होती है, वो आपकी जो कन्वर्सेशन उस वक्त चल रही होती है ना, उससे आपने डिफरेंट कोई बात करनी होती है। जैसे कि द प्रोजेक्ट डेडलाइन इज मंडे, प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन, आप प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या आप अपने कॉलेज में बैठे हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे कि प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो तो मंडे को है, आप उसको सारा डिस्कस कर रहे हैं, और वहाँ पर आप कह रहे हैं ऑन अ साइड नोट आपको याद आया, हैव यू सीन दैट लेटेस्ट मूवी, या तुमने वो लेटेस्ट मूवी देखी है, ठीक है। अब ये जो है ना, जो डिस्कशन हो रही है उससे एक बिल्कुल हटकर आपने एक टॉपिक पे बात करना थी, तो वहां पर आपने कहा ना साइड नोट, तो हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी, या किसी भी मूवी, कोई मूवी आपके जहन में, हैव यू सीन दिस मूवी, आप उस मूवी का नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जब भी आपने कुछ जो डिस्कशन चल रही है उससे डिफरेंट कोई बात बोलनी है। अच्छा, इसी तरह से जैसे कि ऑन ए डिफरेंट नोट भी होता है, ऑन अ साइड नोट है, ऑन अ डिफरेंट नोट भी है, ठीक है। ऑन अ डिफरेंट नोट आप तब यूज करते हैं जब आपने कोई जो डिस्कशन चल रही है उस डिस्कशन से आप डिस्कशन की ट्रांजिशन कर रहे हैं, वहां पर ऑन अ साइड नोट हम तब यूज करते हैं जब आपने बस हल्की सी बात करनी होती है, आप पूरी डिस्कशन का रुख चेंज नहीं करने लगे, डिस्कशन वही है, आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर बोला जाता है ऑन अ साइड नोट। और आपने हल्की सी कोई कोई मूवी की बात कर ली, कोई खाने की हो सकता है, उस वक्त आपको भूख लगी हो, खाने का क्या प्लान है, आपने ये बात करनी हो, ठीक है। वहां पर उन्हें साइड नोट बोलकर फिर दूसरी बात की जाए। और एक डिफरेंट नोट अब तब करते हैं जब आप जो भी डिस्कशन चल रही है उसी डिस्कशन को आपने ट्रांजिशन करना हो टू अ डिफरेंट टॉपिक, किसी दूसरे टॉपिक पे आपने जाना हो, तो तब आप कहते हैं, जैसे कि वी हैव डिस्कस द बजट एक्सटेंसिवली, हमने बजट को बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कस कर लिया है ऑन ए डिफरेंट नोट, लेकिन मतलब कि लेट्स टॉक अबाउट आवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप बजट से आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप ऑन अ साइड नोट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये साइड नोट नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट नोट है, उससे आप डिफरेंट जगह पर, मतलब कि डिफरेंट टॉपिक की तरफ आपकी ट्रांजिशन हो रही है, तो वहां पर आप जो है ये वाली फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जैसे है कि ऑन ए पर्सनल लेवल, ये भी आपने बहुत सुना होगा, ये तो डे टू डे लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल, ठीक है। अक्सर आप सेलिब्रिटीज़ को भी सुनते हैं, वो भी यूज़ करते हैं इस फ्रेज़ को, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत यूज़ होता है, वर्क प्लेस पे भी। तो ये पर्सनल लेवल पे आप तब बोलते हैं जब आपने ये कहना होता है कि कोई चीज़ जो है वो आप, कोई बात हुई है कोई भी आपके सामने, और आप अपना पर्सनल ज़ाती कोई एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर करने लगे हैं, ठीक है, कि आपने पर्सनल लाइफ में ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि उन्हें पर्सनल लेवल, तो ये ऐसे 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 हुआ था, मैं ये बात कह सकता हूँ, या मेरा ये एक्सपीरियंस है, या मैंने इस तरह मैंने ज़िंदगी में सीखा है, मैंने पर्सनल लेवल पर इन चीज़ों को सीखा है ऑन अ पर्सनल लेवल, ठीक है, मेरी ये जो है ना सीख है लाइफ की। तो जो आपने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, जैसे ऑन अ पर्सनल लेवल आई कैन रिलेट टू योर स्ट्रगल्स, कोई इंसान अपनी स्ट्रगल बता रहा है लाइफ में, मैंने इस मुश्किल से गुजरा, इस मुश्किल से गुजरा, ठीक है, तो आपने भी हो सकता है कि उसी तरह से वैसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में आपने भी उसी तरह की कुछ जो है वो मुश्किलात को फेस किया है, तो आप कहेंगे ना पर्सनल लेवल आई कैन रिलेट, कि मैं पर्सनल लेवल पे ज़ाती तौर पे आपसे इस बात पे से सहमत करता हूँ या रिलेट करता हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी ऑन अ नीड टू नो बेसिस। ऑन अ नीड टू नो बेसिस जो है ना, ये टोटली प्रोफेशनल जो वर्क प्लेस होती है वहाँ पर ये फ्रेज इस्तेमाल होती है ऑन अ नीड टू नो बेसिस। ये तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में, वो इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव हो और वो सिर्फ चंद लोगों के साथ जो है वो शेयर की जा सकती हो, हर एक के साथ शेयर ना की जा सकती हो। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और बहुत क्लासिफाइड है, और आपको कहा जाता है कि ये सिर्फ जिसको जानने का हक है, जो ऑथराइज्ड लोग हैं, आप ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि सॉरी सर, वी कैन नॉट शेयर इट बिकॉज वी शेयर दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ नीड टू नो बेसिस, कि हम ये इंफॉर्मेशन सिर्फ तब शेयर करते हैं इस बेसिस पे कि जो लोग ऑथराइज्ड हैं इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, ठीक है, सिर्फ हम उनके साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम हर एक के साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। ये होटल्स वगैरह जो होते हैं या जितनी भी ये कंपनीज होती हैं जो लोगों का पर्सनल डाटा रखती हैं, ये
वहां पर ये फ्रेज बहुत काम देती है वहां पर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है पर्सनल डाटा जो उनके पास होता है कंपनीज के पास। जैसे कि कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट डाटा इज शेयर्ड ऑन अ नीड टू नो बेसिस अमंग द प्रोजेक्ट टीम, कि जो प्रोजेक्ट टीम काम कर रही है उसमें जो हमारा कॉन्फिडेंशियल जो हमारे क्लाइंट का जो डाटा है कि किन क्लाइंट्स के साथ हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ जो है ना वो ऑन अ नीड टू नो बेसिस जो है ना वो शेयर की जाती है, कि फला बंदा इतनी इंफॉर्मेशन जानने के लिए ऑथराइज्ड और इतनी ही इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर की जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी ऑन अ रोल। ऑन अ रोल बड़ी मज़ेदार फ्रेज है। इसको आप हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी वर्क प्लेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहा जाता है ऐसे इंसान के लिए जिसको बैक टू बैक सक्सेस मिल रही हो। कोई इंसान है, उसने कुछ काम किया, उस पे उसको सक्सेस मिली, उसके बाद फिर उसको सेकंड थर्ड फोर्थ, आप होता है ना माशाल्लाह से कुछ लोग बड़े लकी होते हैं कि उनको बैक टू बैक सक्सेस मिल रही होती है, तो उस इंसान के लिए कह सकते हैं ही इज ऑन अ रोल। माशाल्लाह से कि मतलब कि उसको तो बस सक्सेस के बाद सक्सेस मिल रही है, उसको कामयाबी के बाद कामयाबी मिल रही है, या शी इज ऑन अ रोल, ठीक है, कि उसको हर मतलब हर चीज़ जो है ना उसके फेवर में जा रही है। तो वहां पर आप कहते हैं ऐसे इंसान बड़ा खुशकिस्मत है, ही इज़ वेरी लकी, शी इज़ ऑन अ रोल या ही इज़ ऑन अ रोल, ठीक है। जैसे कि एवर सिंस ही स्टार्टेड हिज न्यू जॉब, जब से उसने अपनी नई जॉब जो है वो शुरू की है, ही इज बीन ऑन अ रोल, वो तो ऑन अ रोल है, मतलब वो बस बैक टू बैक उसको सक्सेस मिल रही है, कंसिस्टेंटली एक्सीडिंग हिज टारगेट्स, कि वो मतलब मुसलसल जो है वो अपने टारगेट्स जो है वो उससे भी एक्सीड कर रहा है, उससे आगे जा रहा है, जो वो टारगेट सेट करता है उससे आगे जाता है। एंड रिसीविंग हिज प्रेज फ्रॉम हिज सुपीरियर्स, और जाहिर बात है कि जब वो अपने टारगेट से आगे जा रहा है तो जाहिर बात है कि उसको फिर अपने सुपीरियर से जो है वो प्रेज मिल रही है, तो दैट पर्सन इज ऑन अ रोल, कि उसको बैक टू बैक सक्सेस मिल रही है। अच्छा जी, ऑन अ whim, ये भी बहुत मज़े की फ्रेज है, और ये भी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होती है, और जाहिर बात वर्क प्लेस में भी इस्तेमाल। ऑन अ whim होता है आपके किसी फैसले के बारे में जो आपने बस बगैर सोचे समझे इंस्टेंटली ले लिया, आपका दिल किया और आपने वो फैसला कर लिया, तो वो ऑन अ whim होता है। जैसे आप कपड़े मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है, वैसे ये बड़े फैसलों के लिए भी हो सकता है, लेकिन नोट कि वो वाले फैसले कि जो आप जाहिर बात है जिसपे आपकी इंटायर लाइफ जो है वो मतलब उस पर डिपेंड कर रही होती है उन फैसलों पे, वहां पर आप ऑन ए विम नहीं, ना तो आप ऑन ए विम मतलब आप वो फैसले करते हैं, और ना पर आप वहां पर आप ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रेज तब इस्तेमाल होती है जैसे छोटे छोटे डिसीजंस में कि आई वोर दिस कलर या आई चूज दिस कलर ऑन अ विम, कि आज मैंने ये कलर पहना है, ऑन अ विम मैंने डिसाइड किया, मतलब मेरा दिल किया मैंने बस ले लिया, बगैर सोचे समझे जो है ना जो आप फैसले करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को जो चूज करते हैं। थोड़े बड़े भी हो सकते फैसले, लेकिन बहुत बड़े वाले फैसले नहीं, जहां पर आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बस आपने इंस्टेंटली वो फैसला कर लिया, आज क्या खाना है, यू डिसाइडेड ऑन अ whim, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि आई बुक्ड अ ट्रिप टू पेरिस ऑन अ whim, मैंने पेरिस का जो ट्रिप था वो बुक किया ऑन अ whim किया, ठीक है, बस मैंने सोचा चलो यार पेरिस चलते हैं, आज वहाँ छुट्टियां गुजारते हैं, ठीक है। एंड हैड एन अमेजिंग टाइम, और मुझे बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर जो ना मेरा टाइम गुजरा है, ठीक है। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं, कुछ फैसले होते हैं जिन पे आपने बहुत सोचना होता है, वो फैसले ऑन अ whim नहीं होते हैं। जैसे कि ऑन अ सिल्वर प्लेटर, ऑन अ सिल्वर प्लेटर जो है वो तब फ्रेज यूज़ की जाती है जब हमने किसी को कहना हो कि उसको तो बस प्लेट में रख कर सब कुछ मिल गया, जो जो हम कहते हैं ना प्लेट में रख कर मिल गया, उसके लिए ये फ्रेज है ऑन अ सिल्वर प्लेटर, ठीक है, कि ही रिसीव्ड एवरीथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेटर, कि उसको हर चीज़ जो है ना बस प्लेट में रख कर मिल गई है, उसको उसके लिए उसको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी किसी किस्म की कोई भी चीज़। जैसे कि अक्सर ये जो नेपो किड्स हैं उनके लिए कहा जाता है दे हैव एवरीथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेटर, कि जितने भी जो है वो किड्स हैं इस तरह वाले, जो जाहिर बात है जो सक्सेसफुल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनको मोस्टली चीज़ें जो है ना वो ऑन अ सिल्वर प्लेटर मिलती हैं, उनको प्लेट में रख कर मिलती हैं। उन्होंने जाहिर बात है वो मेहनत उनके पेरेंट्स ने की होती है, उन्हें सब कुछ प्लेट में रख कर मिल गया, कंफर्ट लाइफ का जो कंफर्ट होता है लेयर होता है जो है वो सारी चीज़ें उनको जो है वो ऑन अ सिल्वर प्लेटर मिलती है। जैसे कि ही डिडंट एक्सपेक्ट सक्सेस टू कम ऑन अ सिल्वर प्लेटर, ही वर्कड हार्ड टू अचीव इट, ठीक है, कि उसने ये जिंदगी में ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया, उम्मीद नहीं लगाई कि मुझे सब कुछ जो है ना वो प्लेट में रख कर मिल जाए, ठीक है, उसने उसके लिए बहुत मेहनत की है और मेहनत के बाद उसको अचीव किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी ऑन ए हंच। अच्छा, ये ऑन ए whim के साथ आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं इसको, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑन ए हंच हम तब के यूज़ करते हैं जब आपने अपनी इंट्यूशन पे, अपनी फीलिंग पे, आपको फीलिंग आ रही है कि ये चीज़ करेक्ट हो सकती है और आप वो फैसला कर लें, आप कोई एविडेंस या कोई डाटा अपने सामने ना रखें,
ऑन ए हंच हम यूज करते हैं जब बड़े फैसले होते हैं जो कि बहुत सोच समझ कर करने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर आप कोई एविडेंस, कोई डाटा अपने सामने ना रखें। जैसे कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स के फैसले होते हैं, इस तरह के फैसले, वहां पर कोई डाटा नहीं आपने अपने सामने रखा है, कोई कंक्रीट एविडेंस अपने सामने नहीं रखा है। आपकी इंट्यूशन ने कहा कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, ये चीज़ मेरे लिए फेवरेबल हो सकती है, और आपने वो फैसला कर लिया, तो दैट डिसीजन इज ऑन अ हंच। ठीक है, वो ऑन ए हंच आपने फैसला किया। ऑन ए विम होता है कि वो उसमें आपको कुछ कंक्रीट आपके सामने एविडेंसेस होने की जरूरत नहीं होती है। उन फैसलों में जहाँ जो फैसले आप ऑन अ विम करते हैं, वहां पर आपका दिल किया कि आज ये खा लेते हैं, तो आपने ऑन अ विम, आज ये पहन लेते हैं, आपने ऑन अ विम कर लिया, आज फलां जगह पे चले जाते हैं, फलां रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, ऑन अ विम फैस। अब यहाँ पर आपको कोई डाटा नहीं चाहिए। ऑन ए हंच आप तब करते हैं जहां पर आपके सामने कुछ ना कुछ एविडेंसेस हो, सामने कोई ना कोई डाटा हो आपके सामने, उनकी बुनियाद पे करें। लेकिन आपने उनकी बुनियाद पर नहीं किया है, आपने उस वक्त अपनी इंट्यूशन पे कर लिया है फैसला, तो वो ऑन ए हंच है। ठीक है, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैसले होते हैं, जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो अगर इंट्यूशन के बेसिस पे फैसले किए गए हैं तो वो ऑन ए हंच है। ठीक है, ऑन ए हंच आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन दैट स्टार्टअप, कि मैंने जो है ना बस अपनी इंट्यूशन की बेस पे जो है वो मुझे मुझे गट फीलिंग हुई कि मुझे इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, एंड इट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट डिसीजन, और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा फैसला जो है ना वो साबित हुआ है। ज़रूरी नहीं होता है कि ऑन ए हंच जो फैसले किए जाते हैं वो जो है ग्रेट डिसीजंस में ही जो है ना वो साबित हो। ओके जी फ्रेंड्स, आई होप कि ये लेसन इंटरेस्टिंग था, यूजफुल था, आपने ज़बरदस्त किस्म की फ्रेजेस सीखी, इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में शामिल कीजिए। ना इसे नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।